हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह किसका प्रेम पत्र है? सुगंधा ने दिनेश के सामने गुलाबी रंग का लिफाफा रखते हुए कहा। यह प्रेम पत्र है तो जाहिर है किसी प्रेमिका का ही होगा। सुगंधा ने जितना चिढ़कर प्रश्न किया था, दिनेश ने उतना ही लापरवाही से उत्तर दिया तो वह बुरी तरह बिफर गई। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। तुमने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगाए हुए हैं कि मैं आज तक तुम्हारा असली रूप को समझ नहीं सकी हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रेमिकाओं में इसका क्रमांक क्या है? सुगंधा ने आज जैसे लड़ने के लिए कमर कस ली थी, लेकिन दिनेश ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। दफ्तर से लौटकर वह फिर से बाहर निकल जाने को तैयार हो रहा था। कमीज पहनता हुआ बोला, सुगंधा तुम्हें मेरी ओर देखने की फुर्सत ही कहाँ रहती है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, इन सब की देखभाल और आवभगत के बाद अपने इस पति नाम के प्राणी के लिए तुम्हारे पास न तो समय बचता है और न ही शक्ति। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। मुझे भी लगता है कि कोई ऐसा हो जो केवल मेरी बात सुने और माने, मेरी आवश्यकताएं समझे। अगर मुझे यह सब करने वाली कोई मिल गई है तो तुम्हें चिढ़ क्यों हो रही है? बल्कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिनेश की बात पर सुगंधा का खून खौलने लगा। क्या कहने आपके? अच्छा यह बताओ, जब बच्चे नहीं थे, मेरी पढ़ाई नहीं चल रही थी, सहेलियां, रिश्तेदार, कोई भी नहीं था, मेरा सारा समय जब केवल तुम्हारे लिए ही था, तब इन देखभाल करने वालियों की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई थी? सुगंधा का इशारा मालती वाली घटना की ओर था। तब उनके विवाह को साल भर ही हुआ था। एक दिन समीर की माँ धुले कपड़े छत पर सुखाकर नीचे आई तो चौके में काम करते सुगंधा को देखकर चौंक गई। अरे बहू रानी, तुम जहाँ चौके में बैठी हो, ऊपर तुम्हारे कमरे में दिनेश बाबू किसी लड़के से बतिया रहे हैं। समीर की माँ की बात को समझने में अम्मा जी को जरा भी देर नहीं लगी। वह झट अपने हाथ का काम छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। देखो दिनेश किससे बातें कर रहा है, कहकर वह छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल पड़ी थी। सुगंधा कुछ देर तक तो अनिश्चय की हालत में रुकी रही, पर जल्द ही गैस बंद करके वह भी उनके पीछे चल पड़ी थी। ऊपर के दृश्य की शुरुआत तो सुगंधा नहीं देख सकी, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा उससे स्थिति का अंदाजा लगाने में उसे तनिक भी नहीं सोचना पड़ा। खुले दरवाजे पर अम्मा जी चंडी का रूप धरे खड़ी थी। अंदर कमरे में सकपकाए से दिनेश के पास से सफेद फक चेहरे और कांपती काया में पड़ोस की मालती खड़ी थी। इस घटना का पता तो गिने चुने लोगों के बीच ही सीमित रहा, लेकिन इसके परिणाम सभी के समझ में आए थे। पड़ोसी सुनीता भाभी ने अपनी छोटी बहन मालती को एक ही हफ्ते में पढ़ाई छुड़वाकर वापस भिजवा दिया था। उसके बाद दोनों घरों के बीच जो गहरे स्नेहशील संबंध थे, वे भी बिखर गए थे। अभी सुगंधा ने उसी घटना को लेकर व्यंग्य किया था। दिनेश इस पर खींच गया। बोला, पुरानी बातें क्यों उखाड़ती हो? इस बात का इससे क्या संबंध है क्यों नहीं, खूब संबंध है। वह भी तुम्हारी प्रेमिका थी, और यह भी जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारी प्रेमिका है। बस फर्क यही है कि वह तीसरी या चौथी प्रेमिका रही होगी और यह पांचवी या छठी प्रेमिका है। सुगंधा चिल्लाई। चुप करो सुगंधा, तुम एक बार बोलना शुरू करती हो तो बोलती चली जाती हो। पायल को तुम इस श्रेणी में नहीं रख सकती। तुम क्या जानो वह मेरा कितना ध्यान रखती है? सब जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि अगर ये ध्यान रखने वालियाँ तुम्हारे जीवन में ना आती तो तुम भी अच्छी तरह जिंदा रहते। तब कम से कम दुनिया के सामने दोहरी जिंदगी जीने की मजबूरी तो ना होती। सुगंधा को लगा कि वह अगर कुछ क्षण और वहाँ रुकेगी तो रो पड़ेगी। दिनेश के सामने वह अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। पहले भी जब कभी दिनेश के प्रेम प्रसंग के भेद खोले थे, वह खूब रोई धोई थी, लेकिन दिनेश पर इसका कोई विशेष असर कभी नहीं पड़ा था। दिनेश तो अपनी टाई ठीक करके जूतों को एक बार फिर से ब्रश से चमकाकर घर से निकल गया, लेकिन सुगंधा के मन में तूफान पैदा कर गया। अंदर कमरे में जाकर सुगंधा ने सारे ऊनी कपड़े और स्वेटर आदि फिर से अलमारी में भर दिए। सर्दियां बीत चुकी थी, अब गर्मियों के दिनों की हल्की हल्की खुनक दोपहर की धूप में चढ़नी शुरू हो गई थी। आज सुगंधा ने सोचा था कि वह घर भर के सारे ऊनी कपड़े निकालकर बाहर धूप में डाल देगी। 2 दिन अच्छी धूप दिखाकर ऊनी कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां डालकर उन्हें बक्सों में वह हर साल बंद कर दिया करती थी। आज भी धूप में डालने से पहले वह हर कपड़े की जेब टटोलकर खाली करती जा रही थी।
तभी दिनेश के स्लेटी रंग के सूट के कोट के अंदर की जेब में उसे यह गुलाबी लिफाफा मिला था। बहुत साल पहले स्कूल के दिनों में सुगंधा ने एक प्रेम पत्र पढ़ा था जो उसके बगल के सीट पर बैठने वाली लड़की ने उसे दिखाया था। यह पत्र उस लड़की को रोज स्कूल के फाटक पर मिलने वाले एक लड़के ने दिया था। उस पत्र की पहली पंक्ति सुगंधा को आज भी अच्छी तरह याद थी। सेवा में निवेदन है कि आप मेरे दिल में बैठ चुकी है। दिनेश के कोट की जेब से मिला पत्र भी कुछ इसी प्रकार से अंग्रेजी में लिखा गया प्रेम पत्र था। बेहद बचकानी भावुकता में किसी लड़की ने दिनेश को यह पत्र लिखा था। पत्र पढ़कर सुगंधा के तन मन में आग सी लग गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। सुगंधा जब भी परेशान होती थी उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता था। इस समय भी वह हल्का हल्का सिर दर्द महसूस कर रही थी। अभी वह अलमारी में कपड़े जैसे तैसे भरकर कमरे से बाहर आई ही थी कि पीछे से विनोद आ गया। माँ, मैं सुमित के घर खेलने जाऊँ? उसने पूछा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो, सुगंधा ने रूखेपन से कहा। लेकिन माँ, मैं अभी तो स्कूल से आया हूँ, इस समय तो मैं रोज ही खेलने जाता हूँ। उसने अपने पक्ष में दलील दी। तो ठीक है, बाहर जाकर खेलो। सुगंधा ने उसे टालना चाहा। वह इस समय कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। पर माँ, मैं उसे कह चुका हूँ कि आज मैं उसके घर आऊँगा। विनोद अपनी बात पर अड़ गया। मैंने कहा ना कि कहीं भी नहीं जाना है। अब मेरा सिर मत खाओ, जाओ यहाँ से। सुगंधा झल्ला गई। माँ, बस एक बार आज उसे घर चले जाने दो। उसके चाचा जी अमेरिका से बहुत अच्छे खिलौने लाए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं आज देखने आऊँगा। माँ, आज मुझे जाने दो ना। विनोद अनुनय पर उतर आया। पर सुगंधा आज दूसरे ही मूड में थी। उसका गुस्सा एकदम भड़क उठा। बेवकूफ़, मैं इतनी देर से मना कर रही हूँ, बात समझना ही नहीं चाहता, पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, कहने से बात समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ले, तुझे दूसरे तरीके से समझाती हूँ। सुगंधा ने अपनी बात खत्म करने से पहले ही विनोद के गाल पर चट चट के चाटे जड़ दिए। माँ के इस रूप से अचंभित विनोद ना तो कुछ बोला और न ही रोया, बस चुपचाप आंखें फाड़े माँ को ताकता रहा। चाटों से लाल पड़े गाल और विस्मय से फैली आंखें वाले विनोद को देखकर सुगंधा अपने होश में लौट आई। विनोद यदा कदा ही उससे पूछकर सुमित के घर चला जाता था। आज सुगंधा को क्या हो गया था जो उसने अकारण ही अपने मासूम बेटे को पीट डाला था। सारा क्रोध दिनेश के कारण था, पर उस पर तो बस चला नहीं, गुस्सा उतरा निर्दोष विनोद पर। उसका सारा रोष निहरता में बदल गया। वह दरवाजे की चौखट से माथा टिकाकर रो दी। सुगंधा की यह व्यथा कोई आज की नई व्यथा नहीं थी। दिनेश के शादी से पहले के प्रेम प्रसंगों को भी उसके साथियों ने मजाक मजाक में सुना डाला था, पर वे सब उस समय तक बीती बातें हो गई थी। लेकिन मालती वाली घटना ने तो सुगंधा को झकझोर कर रख दिया था। बाद में भी जब कभी दिनेश के किसी प्रेम प्रसंग की चर्चा उस तक पहुंचती तो वह बिखर जाती थी। लेकिन मालती वाली घटना से तो वह बहुत समय तक उबर नहीं पाई थी। तब दिनेश ने भी सुगंधा को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। बीती ताही बिसार दे कहकर उसने कान पकड़कर कस्में तक खा डाली थी। पर सुगंधा को अब दिनेश की हर बात जहर सी लगती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह मोहित ने नाच नाच कर सारा घर सिर पर उठा लिया था। भैया पास हो गए हैं, देखो इस अखबार में उनका नाम छपा है। दिनेश ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी थी, उसका परिणाम आ गया था। दिनेश की इस सफलता ने सारे बिखराव को पल भर में समेट दिया था। अब तो दिनेश का भविष्य बदल जाने वाला था। सारे घर के साथ सुगंधा भी दिनेश की इस सफलता से उसके प्रति अपनी सारी करवाहट को भूल गई थी। उसे लगा कि यह उसके लिए नए सुखी जीवन की शुरुआत की सूचना है जो दिनेश की परीक्षा परिणाम के रूप में आई है। इसके बाद काफ़ी समय व्यस्तता में ही निकल गया था। दिनेश ने अपनी नई नौकरी का कार्यभार संभाल लिया था। नई जगह और नए सम्मान ने सुगंधा के जीवन में भी उमंग भर दी थी। उसके मन में दिनेश के प्रति एक नए विश्वास और प्रेम ने जन्म ले लिया था। तभी उसने निर्णय लिया था वह दिनेश के इस नए पद के अनुरूप ही अपने आप को बना लेगी। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगी। सुगंधा के इस निर्णय पर दिनेश ने अपनी सहमति ही जता दी थी। अब घर के कामों के लिए उन्हें नौकर रखने की सुविधा हो गई थी, इसलिए सुगंधा की पढ़ाई शुरू करने की सुविधा जुड़ते देर नहीं लगी। वह बेफिक्र होकर प्राइवेट बीए करने की तैयारी में जुट गई। कभी ऐसा भी होता है कि मन का सोचा आसानी से पूरा नहीं होता। सुगंधा के साथ यही हुआ। उसकी सारी मेहनत सुविधा एक और रखी रह गई। सुगंधा परीक्षाएं नहीं दे सकी, पर इस बाधा का बुरा मानने का न तो उसके पास समय था और न ही इच्छाएं थी। एक खूबसूरत स्वस्थ बेटे की माँ बनकर एक तो क्या, वह कई बीए की डिग्रियों का मोह छोड़ने को तैयार थी। विनोद 2 साल का ही हुआ था कि उसकी बहन नंदनी आ गई और इन दोनों के बीच सुगंधा दिनेश तक को भूल गई। उनके साथ वह ऐसी बंधी कि बाहर की दुनिया के उसके सारे संपर्क ही खत्म से हो गए।
घर और बच्चों के बीच उलझी सुगंधा तक दिनेश की गतिविधियों की उड़ती खबर कभी कभी पहुंच जाती थी कि वह अपने दफ्तर की कुछ महिला कर्मचारियों पर अधिक ही मेहरबान रहता है। पिछले कुछ सालों के दिनेश के व्यवहार से सुगंधा समझ बैठी थी कि अब उसमें उम्र की गंभीरता आ गई है और वह पुराने वाला दिल फेंक दिनेश नहीं रहा है। इसलिए उसने इन अफवाहों को अधिक महत्व नहीं दिया। एक दिन सुहास आया, तब दिनेश घर पर नहीं था। उसने सुगंधा को घंटे भर में सारी सूचनाएं दे डाली और जाते जाते बोल गया, दोस्त के साथ गद्दारी तो कर रहा हूँ लेकिन उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मन में कोई मलाल तो नहीं है, बस थोड़ा सा डर है कि यह बात पता लगने पर दिनेश मुझे छोड़ेगा तो नहीं। शायद लड़ाई ही कर बैठे, लेकिन वह तो मैं भुगत लूंगा। अब भाभी जी, आगे आप उसे ठीक करने का उपाय करें। उस दिन सुगंधा मन ही मन योजनाएं बनाती रही कि किस तरह वह दिनेश को लाजवाब करके माफ़ी मंगवा कर रहेगी। लेकिन जब उसका दिनेश से सामना हुआ तो शुरुआत ही गलत हो गई। दिनेश ने उसके सभी आक्रमणों को काटकर बेकार करना शुरू कर दिया। अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो सुगंधा का रोना धोना शुरू हो गया। बात वही खत्म हो गई, लेकिन सुगंधा के मन में उन लड़कियों के नाम कांटे की तरह चुभते रहे थे। तब उन नामों में पायल का नाम नहीं था। समय बीत रहा था। विनोद के साथ नंदिनी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर सुगंधा को अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई का ध्यान आया। इस बार वह सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। दिनेश के साथ उसके संबंध फिर से सामान्य हो चले थे। अब की बार सुगंधा ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी और पास हो गई। सुगंधा को दिनेश ने भी खुले दिल से बधाई दी। सुगंधा और दिनेश के सामान्य गति से चलते जीवन में पायल के पत्र से एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। एक दिन दुखी होकर उसने दिनेश से पूछ ही लिया, तुम कितनी बार मेरे धीरज की परीक्षा लोगे? क्यों बार बार मुझे इस तरह सलीब पर चढ़ाते हो? आखिर यह किस दोस्त के लिए सजा देते हो? मुझे पता तो चले। क्या बेकार की बकवास करती हो? तुम्हें कौन से फांसी पर चढ़ाए दे रहा हूँ? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, इससे तुम्हारे घर में तो कोई कमी नहीं आ रही है। फिर क्यों हर समय अपना दुखड़ा रोती रहती हो? मैं तो तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, ना तुमसे कुछ चाहता ही हूँ। दिनेश की यह बात सुगंधा समझ नहीं पाती थी। बोली, मेरा रोना धोना कुछ नहीं है, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें घर में नहीं मिलता और उसके लिए तुम्हें बाहर भागना पड़ता है। आखिर मुझ में क्या कमी है? क्या मैं बदसूरत हूँ, अनपढ़ हूँ, बेसऊर हूँ, जो तुम्हारे लायक नहीं हूँ और इसलिए तुम्हें बाहर भागना पड़ता है? बताओ, आखिर कब तक यह बर्दाश्त करती रहूंगी कि बाहर तुमसे पहली बार मिलने वाला किसी नीता को या रीता को या पायल को तुम्हारी पत्नी समझता रहे? दिनेश ने सुगंधा की इस बात का उत्तर नहीं दिया। इन दिनों दिनेश के पास घर के लिए कम ही समय होता था। एक दिन दिनेश जल्दी दफ्तर से घर आ गया, लेकिन जब वह अपनी अटैची में कुछ कपड़े भरकर बाहर जाने लगा तो सूचना देने भर को सुगंधा को बोलता गया था, बाहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। लेकिन वह तीसरे दिन ही लौट आया। 2 दिन से वह गुमसुम बना घर में ही रह रहा था। सुगंधा ने दिनेश को ऐसा तो कभी नहीं देखा था। उसे कारण जानने की उत्सुकता तो जरूर थी, लेकिन खुद बोलकर वह दिनेश से कुछ पूछने में हिचकिचा रही थी। उस दिन रात को खाना खाकर बच्चे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। दिनेश सोफे पर बैठा कोई किताबें पढ़ रहा था और सुगंधा क्रोशिया धागे में उलझी उंगलियां चलाती पता नहीं किस सोच में डूबी थी। टन टन करके घड़ी ने 10 बजाए तो दिनेश ने अपने हाथ की किताब बंद करके एक और रख दी। सुगंधा भी अपने हाथ के क्रोशिया और धागे को लपेटकर उठ खड़ी हुई। दिनेश काफी समय से अपनी बात करने के लिए उपयुक्त अवसर का इंतजार कर रहा था। अभी जैसे उसे वह समय मिल गया। अपनी जगह से उठकर जाने को तैयार सुगंधा को संबोधित करके वह बोला, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि पायल ने शादी कर ली है। क्या? आश्चर्य से सुगंधा जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई। पायल को अपना समझकर मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसकी तरक्की के लिए कितनी कोशिश मैंने की है यह मैं ही जानता हूँ। जैसी तरक्की पर तबादला होकर वह यहाँ से गई, उसने मुझसे संबंधी तोड़ लिए। अब उसने शादी भी कर ली है। उसी से मिलने गया था। मुझे देखकर वह ऐसा नाटक करने लगी जैसे वह मुझे ठीक से जानती तक नहीं है। ना शुक्रेपन की कहीं तो कोई हद होती है, लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? तुम तो सुनकर खुशी होगी। दिनेश वक्त भाषण सा कर रहा था। जब वह अपना बोलकर खत्म कर चुका तब सुगंधा बोली, यह पायल की कहानी बंद होना मेरे लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। पहले भी कितनी ऐसी कहानियां बंद हो चुकी है और आगे भी न जाने कितनी ऐसी कहानियां शुरू होंगी और बंद होगी। अब तो इन बातों से खुश या दुखी होने की स्थिति से मैं काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। इस समय तो मैं एक ही बात सोच रही हूँ, तुम्हारी नीता सालू रीता पायल की तरह मैं भी स्त्री हूँ। देखने भालने में मैं उनसे कम सुंदर नहीं रही हूँ। पढ़ाई में भी अब मुझे शर्मिंदा होकर मुँह छिपाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कारण है कि ये सब तो तुम्हारे प्यार के योग्य साबित हुई और खूब सुखी रही।
जबकि अपनी सारी एक निष्ठता और अपने इस घर को बनाए रखने के सारे प्रयत्नों के बाद भी मुझे सिवा कोढ़न और जलन के कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ भी मेरे लिए कभी नहीं रहा। वे तुम्हारी कुछ भी नहीं थी, फिर भी तुम्हारा सब कुछ उनका था। सारी जिंदगी मैं तुम्हारी ओर इस आशा में ताकती रही कि कभी कुछ समय को ही सही तुम केवल मेरे ही बनकर रहोगे। लेकिन यह मेरी मृत तृष्णा है। जानती हूँ यह इच्छा इस जीवन में तो शायद कभी पूरी नहीं होगी। पायल ने शादी कर ली, तुम कहते हो कि मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी इस पायल की शादी ने मेरे सामने एक और ही सत्य उजागर किया है। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि अपने जीवन के उन सालों में जब छोटे छोटे दुख सुख भी बहुत महसूस होते थे, तब मैं बस तुम्हारी ही और आशा भरी निगाहों से क्यों ताकती रही। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने विवाह और अपने सुख को अलग अलग करके क्यों नहीं देखा। अगर पति जीवन में सुख और संतोष नहीं भर पा रहा तो खाली जीवन जीना कोई मजबूरी तो नहीं थी। जैसे तुम नीता, सालू, रीता या पायल में सुख संतोष पाते रहे, वैसे मैं भी किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर क्यों नहीं सुखी बन गई। क्यों आदर्शों की वेदी पर अपनी बलि चढ़ाती रही। सुगंधा की बातों को सुनकर दिनेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक वह आगे बढ़ाया, सुगंधा को कंधों से पकड़कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं पूरे होश में तो अब आई हूँ। जीवन भर तुम मेरे सामने जो कुछ करते रहे उसे सीख लेने की अक्ल मुझे पहले कभी क्यों नहीं आई। अब मैं यही सोचकर तो परेशान हो रही हूँ। पहले मेरे व्यथा का कारण तुम्हारे प्रेम प्रसंगी थे। जब भी तुम्हारे साथ किसी का नाम सुनती थी, मेरे अंतर में कहीं कुछ टूटता सा चला जाता था। हर नए प्रसंग के साथ यह टूटना बढ़ता जाता था, और उस टूटन को मेरे साथ मेरे बच्चे भी भुगतते थे। अब तो मेरी व्यथा दुगनी हो गई है। तुम ही बताओ, अगर मैंने तुम्हारे जैसे रास्ते को पकड़ लिया होता तो क्या मैं भी पायल की तरह सुखी न रहती। जब वह तुम्हारे साथ थी तब तुम्हारा सब कुछ पायल का था। अब शादी करके वह अपने घर में पहुंच गई है तो वहाँ भी सब कुछ उसका है। पायल को प्रेमी भी मिला था और फिर अब पति भी मिल गया है। और मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। सुगंधा इतनी बिलक कर पहले कभी नहीं रोई थी जितनी अपनी बात खत्म करने से पहले वह इस समय रो दी थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।